अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने रिड्यूस सिलेबस के दो टॉपिक्स को कवर किया था, जो कि इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स और साथ ही साथ हमारे पास कूलम्स लॉ था। और अब रिड्यूस सिलेबस के अंदर जो तीसरा टॉपिक है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आज हम इसे स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो हमें क्या बता रहे हैं कि कूलम्स लॉ enables us to calculate the magnitude as well as the direction of the electrostatic force। जैसे कि हमने कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ा कि कूलम्स लॉ हमें एनेबल करता है कि हम मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकें या फिर जो है वो पहचान सकें या फिर निकाल सकें किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। जैसे कि हमने कूलम्स लॉ के अंदर कल पढ़ा था कि हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं इसके लॉ को यूज़ करते हुए। और यहाँ पे हमने देखा था कि डायरेक्शन भी जो है वो हमें पता लगती है कि डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे होती है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे या फिर आपके पास जो है वो डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को जो है वो अपनी तरफ खींचेंगे। मतलब उन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर नहीं बल्कि सेम डायरेक्शन के अंदर दोनों एक दूसरे को जो वो खींचेंगे। दिस लॉ इज़ लिमिटेड डिस्क्राइबिंग ओनली इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। और ये भी हमने कल बात डिस्कस की थी कि ये जो हमारे पास लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस की इंट्रैक्शन को जो है डिस्क्राइब करता है। बट हाउ इज़ द फोर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर विदाउट देयर कमिंग इन कॉन्टैक्ट। अब यहाँ से जो है वो हमारा असल टॉपिक शुरू हो रहा है। ये उन्होंने जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पीछे कूलम्स लॉ के बारे में बताई हुई है कि मैग्नीट्यूड जो और डायरेक्शन जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये लॉ जो होता है ये हमारे पास पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। अब यहाँ पे ये लोग जो है वो एक सवाल या फिर एक जो है वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालना चाह रहे हैं कि सोचो कि कैसे हमारे पास जो फोर्स है वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज के ऊपर ट्रांसमिट हो रही होती है या फिर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगा रहा होता है विदाउट देयर कमिंग इन कॉन्टैक्ट। कि जैसे हमारे पास ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है और ये हमारे पास जो है वो दूसरा चार्ज है। फ़र्ज़ करो कि ये नेगेटिव है और ये जो है आपके पास पॉजिटिव है। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं है। हमने फोर्स का जो जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पीछे लिया, फोर्स हमने जो पढ़ी वो इसलिए मतलब किस तरह से पढ़ी कि जब भी हम कांटेक्ट में आएंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, जब हम लोग फोर्स अगर किसी चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं तो उसके लिए कांटेक्ट में आना जो है वो ऑब्जेक्ट का लाजमी। जैसे ये हमारे पास एक अडाप्टर है, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाना चाहूँ तो मुझे लाजमी इसको टच करना पड़ेगा, मतलब इसके साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तभी इसके ऊपर जो है फोर्स लगेगी। लेकिन यहाँ पे आप लोग चार्जेस को देखो कि चार्जेस बग़ैर एक दूसरे को टच किए एक दूसरे के ऊपर जो है फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बग़ैर एक दूसरे को टच किए हुए। तो बोल रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है या फिर कैसे जो है वो हमारे पास फोर्स ट्रांसमिट हो रही है एक चार्ज से दूसरे चार्ज के ऊपर विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट। ये दोनों एक दूसरे में कॉन्टैक्ट में भी नहीं आ रहे, फिर कैसे जो है ये चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। दिस आइडिया ऑफ फोर्स जिसे हम लोग एक्शन एट अ डिस्टेंस भी बोलते हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस, कि आपके पास डिस्टेंस के ऊपर जो है वो कोई चीज़ एक्शन करवा सके, फोर्स लगवा सके। ये जो आइडिया है हमारे पास इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट टू कॉम्प्रीहेंड। इसको समझना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इस तरह की चीज़ आपने 7 चैप्टर के अंदर भी पढ़ी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो होती है वो आपके पास इसी तरह की फोर्स होती है, जिस तरह की यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है। जैसे हमारे पास ये सन है और यहाँ पे जो ये अर्थ है, यहाँ पे ये अर्थ है, तो सन जो है वो इसके ऊपर अर्थ के ऊपर बग़ैर कांटेक्ट किए हुए जो है वो फोर्स लगा रहा है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमारे पास हवा में हो, जैसे ये हमारे पास पेन जो है वो हवा में, और इसको मैं छोड़ूंगा तो बग़ैर ज़मीन इसे टच किए हुए अपनी तरफ जो वो खींचेगी, ये भी आपके पास जो है वो इसी तरह की फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपके पास इसी तरह की फोर्स है। और जो आपके पास इन दोनों के दरमियान फोर्स होगी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी इसी तरह की फोर्स है कि जो एक्ट करती हैं या फिर एक्शन करती हैं एट अ डिस्टेंस के ऊपर, मतलब विदाउट एनी कॉन्टैक्ट में, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट जो आपस में फोर्स लगा रही होती है एक दूसरे के ऊपर। दिस कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी कैन बी ओवरकम विद द आइडिया ऑफ अ फील्ड। इस तरह की जो हमारे पास डिफ़िकल्टी है, ये जो कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी है, इसको आप लोग इस तरह से ओवरकम कर सकते हो कि आप फील्ड का आइडिया समझो, या फिर फील्ड का आइडिया जो है यहाँ पे हमारे पास दिया गया इस तरह की फोर्स को समझने के लिए, फिर इस तरह के डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि हमारे पास फील्ड होती है।
एक जो बॉडी होती है उसकी फील्ड होती है। जैसे यहाँ पे हमने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड काफ़ी बार जो है वो वहाँ पे जिक्र किया था कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इसकी फील्ड के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उनके ऊपर जो फोर्स लगती है। तो फील्ड के कॉन्सेप्ट से जो है वो इस डिफ़िकल्टी को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, विच वॉज डेवलप। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ें, ग्रेविटेशनल वाले को भी फिलहाल भूल जाओ। तो ये यहाँ पे जो फील्ड है कि मतलब ये जो चार्ज है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट इसके ऊपर जो है फोर्स लगा रहा है, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग फील्ड के कॉन्सेप्ट से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। और ये जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये किसने डेवलप किया था? विच वॉज डेवलप्ड बाय माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने जो है वो फील्ड का कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया था, जिससे ये जो हमारे पास डिफ़िकल्टी थी, कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी थी, ये ओवरकम हो गई थी। अकॉर्डिंग टू फील्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक द इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q एंड Q नॉट, हमारे पास इस फील्ड के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हमारे पास इंट्रैक्शन होती है, जो फोर्स एक दूसरे के दरमियान होती है, दो चार्जेस के दरमियान होती है, एक फ़र्ज़ करो कि Q है और एक जो वो आपके पास Q नॉट है, ये Q है और ये Q नॉट है, इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, और साथ ही साथ ये सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस r, और ये भी फ़र्ज़ कर लो कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। तो इनकी जो इंट्रैक्शन है इज़ एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग वे। इसे हम लोग फील्ड कॉन्सेप्ट के ज़रिए से इस तरह से जो है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं, या फिर इस तरह से जो आप एक्सप्लेन करते हैं। द चार्ज Q प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट परमिएट्स द इंटायर स्पेस सराउंडिंग द चार्ज। किस तरह से कि हमारे पास जो चार्ज Q है, फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आपके पास जो है वो चार्ज Q है, और इसका जो आपके पास साइन है वो कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस। यहाँ पे जो इन्होंने प्लस बताया हुआ है, तो चलो इसका जो चार्ज है आपके पास Q है। तो सबसे पहले तो क्या हमारे पास एक पॉइंट दिया इन्होंने कि ये जो चार्ज Q है ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट परमिएट्स, जो फैल जाती है, द इंटायर स्पेस सराउंडिंग द चार्ज, जो फैल जाती है इस चार्ज के अराउंड जितनी भी स्पेस है। मतलब एक लिमिट होगी, और उस लिमिट के अंदर ये जितनी भी अब हमारे पास फील्ड है, ये जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वाला चार्ज, ये फैल जाती है इस तरह से, इस चार्ज के अराउंड परमिएट हो जाती है, या फिर इस तरह से जो फैल जाती है। अब क्या होता है, we define an electric field due to a charge as the space around the charge in which its influence would be felt by another charge। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी चार्ज के अराउंड वो स्पेस कि जिसके अंदर अगर कोई और चार्ज आए तो वो इन्फ्लुएंस हो, यानी कि उसके ऊपर जो फोर्स लगे या फिर वो फेल्ट करे इस वाले हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स को जो है वो फेल्ट करे, या फिर इन्फ्लुएंस को, असर को जो है वो फेल्ट करे इस चार्ज की फील्ड की वजह से। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आपको जो है वो यहाँ पे इन्होंने बना के दिखाई हुई है इस एरो से, मतलब इन्होंने जो एरो बनाए हुए, तो ये आपके पास चार्ज है, तो ये आपके पास जो इसकी फील्ड होगी, मतलब यहाँ पे जो इन्होंने फील्ड को इस तरह से दिखाया हुआ है, फील्ड को कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है फिगर 16.2 के पार्ट ए के अंदर। इट इज़ यूजफुल टू रिगार्ड Q नॉट एज अ टेस्ट चार्ज। अच्छा, ये आपके पास जो है वो चार्ज है, और जो Q नॉट है इसे हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसे हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। It is useful to regard Q नॉट as a test charge for determining the extent to which a charge Q generates a force on Q नॉट। मतलब ये जो होता है ये टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज का मतलब कि इसे हम लोग सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें पता लगे कि कोई चार्ज जो है वो कितनी फोर्स या कितनी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है, मतलब ये उसका एक्सटेंट देखने के लिए कि कितनी ज़्यादा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, तो उसे हम लोग जो है वो देखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इस चार्ज का इस्तेमाल करते हैं जो Q नॉट कहलाता है। और फिर इसकी आगे जो है वो आपको और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आइडली द टेस्ट चार्ज इज़ सो स्मॉल। आइडली तौर पे जो टेस्ट चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, दैट इट डज़ नॉट डिस्टर्ब अदर फील्ड ऑफ द चार्ज इन विच इट इज़ प्रेजेंट, अदरवाइज इट वुड नॉट डिटेक्ट द ओरिजिनल फील्ड। ये जो चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, और इसकी जो फील्ड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए ये दूसरे चार्ज की फील्ड को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता।
तो इसलिए हम लोग इसकी मदद से आसानी से इसकी फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आइडली हमने एक टेस्ट चार्ज को जो है वो कंसीडर किया हुआ है कि हमारे पास टेस्ट चार्ज होता है जिसकी जो फील्ड होती है वो दूसरे वाले चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करती, मतलब वो इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि नेग्लिजिबल होती है। और इसकी वैल्यू भी आगे शायद बताई होगी इन्होंने कि ये जो है वो ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब कर देता है। द टेस्ट चार्ज इज़ स्टैंडर्डाइज्ड एज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसकी जो वैल्यू होती है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है, यानी कि 1 यूनिट 1 को बोलते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वैल्यू भी हम लोग जो वो देते हैं। और इसका मकसद क्या होता है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए किसी चार्ज की कि उसका एक्सटेंड क्या है। अब इसके बाद जो है वो द इंट्रैक्शन बिटवीन Q एंड Q नॉट, जो आपके पास इंट्रैक्शन है, जो फोर्स लग रही है इन दोनों के दरमियान, या फिर जो इंट्रैक्शन है इन दोनों के दरमियान Q और Q नॉट के दरमियान, इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। ये आपके पास 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप के अंदर क्या कि द चार्ज Q प्रोड्यूसेस अ फील्ड E, कि आपके पास जो Q वाला चार्ज है, जो आपके पास Q वाला चार्ज है, ये क्या करेगा कि फील्ड जनरेट करेगा। पहले स्टेप के अंदर इसे समझने के लिए आप ये फ़र्ज़ करो कि इसने जो है वो अपने अराउंड फील्ड जो है वो जनरेट की हुई है इस तरह की, जो जैसे यहाँ पे आपको बताया हुआ है। पहले स्टेप के अंदर इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम लोग E से डिनोट करते हैं वो प्रोड्यूस की हुई है, वो डेवलप की हुई है। एंड दूसरे स्टेप के अंदर द फील्ड E, जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरेक्ट्स विद Q नॉट। अब इसके अंदर जब आपके पास Q आएगा, Q नॉट आएगा, एक टेस्ट चार्ज जो आएगा, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके साथ इंटरेक्ट होगी। मतलब ये Q नॉट जो है ये इंटरेक्ट करेगा इसकी फील्ड के साथ, इसकी फील्ड के साथ। द फील्ड E इंटरेक्ट्स विद Q नॉट टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन Q। और जब ये जो E है इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, या फिर ये जो Q है ये इसकी फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी, इसकी तरफ से इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि रिपल्जन फोर्स। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स जो है वो इसके ऊपर लगेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। दीज 2 स्टेप्स आर शोन इन द फिगर 16.2b। पहला स्टेप जो है वो ये रहा कि जिसके अंदर फील्ड जनरेट की इस वाले क्यू वाले चार्ज ने, और दूसरा स्टेप ये रहा कि जिसके अंदर ये जो आपके पास टेस्ट चार्ज था इसने जो है वो फोर्स फील की जब ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया। तो ये आपके पास 2 स्टेप का प्रोसेस है। इसके बाद जो है वो आपके पास द 2 स्टेप्स आर रिवर्सिबल, कि ये जो 2 स्टेप्स हैं ये रिवर्सिबल भी हैं। दैट इज़ चार्ज Q नॉट मे प्रोड्यूस अ फील्ड, एंड इफ़ अ चार्ज इज़ ब्राउट इनटू द फील्ड ऑफ Q नॉट एट अ डिस्टेंस r, इट विल फील अ फोर्स विच इज़ इक्वल टू अ मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब इसको हम लोग जो है वो अपोजिट रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो ये Q नॉट है ये भी अपनी जो है वो एक फील्ड जनरेट करे और इसके अंदर जो है वो आपके पास एक और चार्ज लेके आया जाए। जब इसकी फील्ड के अंदर एक और चार्ज जब आएगा तो ये उसके ऊपर भी जो फोर्स फील करेगा। तो मतलब ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। डिस्टेंस भी इनके दरमियान जो है वो आप लोगों को बताया हुआ है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी डिपेंड करेगा। इट विल फील अ फोर्स, ये फील करेगा फोर्स विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी और अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। फ्रॉम कूलम्स लॉ से हमें क्या पता लगा, वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन आर बिटवीन द 2 चार्जेस। कूलम्स लॉ से हमें ये पता लगा था, उसका जो दूसरा पॉइंट था कूलम लॉ का, वो हमें क्या बता रहा था कि जो आपके पास फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये डिपेंड करती है आपके पास सेपरेशन के स्क्वायर की जो है डिपेंड करती है। मतलब ये हमने जो वो दूसरा वाला पॉइंट या फिर दूसरी वाली चीज़ जो उसकी कूलम्स लॉ के अंदर जो है उसकी स्टेटमेंट के अंदर जो वो देखी थी कि जो आपके पास फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो किसके इक्वल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के स्क्वायर के। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा कम फोर्स इन दोनों के दरमियान होगी। इन्वर्स रिलेशन है जो कि आगे इन्होंने बताया होगा। इन टर्म्स ऑफ द फील्ड कॉन्सेप्ट के अंदर वी से दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज़ वेरी हाई नियर चार्ज Q एंड डिक्रीजेज एज 1/r²। अब फील्ड कॉन्सेप्ट के अंदर भी यही बात ये लोग बता रहे हैं कि जैसे आपके पास कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक जाता जाएगा, मतलब ये चार्ज जो आपके पास ये वाला है
जैसे जैसे ये इसके करीब करीब आता जाएगा, मतलब फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे जो आपके पास Q है, चार्ज है, और ये इसकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी तकरीबन यहाँ तक है। तो अगर कोई आपके पास टेस्ट चार्ज आपने यहाँ रखा हुआ है तो ये जो फोर्स फील करेगा वो कम होगी, और अगर इसे यहाँ पे ले आओ तो डिस्टेंस चूँकि कम हो जाएगा इन दोनों के दरमियान, तो ये ज़्यादा फोर्स को जो है वो फील करेगा। मतलब जैसे जैसे आप इस डिस्टेंस को कम करते जाओगे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इस डिस्टेंस को कम करते जाओगे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। ये इन्वर्स रिलेशन का मतलब होता है, और यही इन्होंने फील्ड कॉन्सेप्ट के अंदर भी बताया हुआ है कि फील्ड से जितना ज़्यादा दूर हमारे पास ये चार्ज होता जाएगा, आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ये फील्ड के करीब होता जाएगा चार्ज, आपके पास जो फोर्स की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ तक जो है वो हमने पढ़ लिया। फ्रॉम हेयर वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ से जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। किस तरह से वो, और आगे इन्होंने बताया भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू अ चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट इज़, जो आपके पास जो है वो R डिस्टेंस के ऊपर लगा हुआ। सबसे पहले तो अगर फोर्स को आपने कैलकुलेट करना है कि फोर्स कितनी है, तो आप Q और साथ में E को, इलेक्ट्रिक फील्ड को और Q को मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। मतलब ये फोर्स का दूसरा भी फार्मूला है, या फिर इससे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला भी बन सकता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? फोर्स ऑन आपके पास टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। और अगर इसे खोलें तो हमारे पास जो है वो R भी इसके अंदर आ रहा होगा। कैसे कि F का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या पढ़ा है, Q1 या फिर Q और साथ में Q0, ये Q हो गया और साथ में Q0 हो गया। मतलब हमारे पास जो ये Q है और Q0 है, और साथ में जो आपके पास R का स्क्वायर। अगर इसे हम इस वाले फार्मूले के अंदर डालें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, E इक्वल्स टू F की जगह पे आपके पास आ जाएगा K, Q और Q0 और अपॉन में जो आपके पास R स्क्वायर और अपॉन में जो आपके पास Q0। तो ये Q0 से कैंसिल हो जाएगा, और E की जो वैल्यू आएगी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K और साथ में आपके पास Q और अपॉन में R स्क्वायर। अब K की आपने एक वैल्यू पढ़ी थी, और वो K की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन और साथ में नॉट। तो यहाँ पे अगर K की वैल्यू डालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में जो आपके पास R स्क्वायर और ऊपर जो आपके पास Q, जो कि यहाँ पे जो उन्होंने बताया हुआ है कि या तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये पहला वाला जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, और या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला वो ये भी हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पे जो ड्राइव करके भी देख लिया कि ये किस तरह से आया है। तो ये दोनों फार्मूले आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, कि हमारे पास एक चार्ज से दूसरे जो आपके पास चार्ज है उस तक का जितना डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हो। मतलब अगर इस पॉइंट के ऊपर आपने निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी इस वाले पॉइंट के ऊपर, या फिर इस वाले पॉइंट के ऊपर, या फिर किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो R की वैल्यू यहाँ पे डालो, एप्सिलॉन की या फिर K की वैल्यू जो है वो आप मतलब इस वाले फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू काफ़ी सारे केसेस के अंदर दी हुई होती है, काफ़ी सारे के अंदर नहीं दी हुई थी। तो ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। 3 फार्मूले हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। यहाँ पे K की वैल्यू डालो, यहाँ पे इस चार्ज की वैल्यू डालो जिसकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे वो आप डिस्टेंस डाल दो कि जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो इससे आपके पास जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और अगर आपके पास फोर्स है और Q0 है तो आप जो है वो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास 2 या 3 फार्मूले हैं, और ये था हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जिसके अंदर हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि कौन सा है, शायद हमारे पास कैपेसिटर का है। तो कैपेसिटर की टॉपिक को जो है वो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।